नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि वह कहानियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वह भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफर, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहां हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में। ऐसे दूल्हे से शादी कराऊंगा इस दुल्हन की जिसके कपड़ों में धागे कम हो और छेद ज्यादा, शरीर से इतनी बदबू आए कि पंडित को अपनी नाक बंद करके मंत्र पढ़ने पड़े। कुल मिला के इस आरोही के लिए दूल्हा नहीं, सुअर चाहिए। और फिर जब आरोही नाम की इस दुल्हन की जबरदस्ती ऐसे ही एक भिखारी से शादी की जाने लगी, तब मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी आरोही की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी। लेकिन उसकी यह हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल भैरव नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई कबीर के गले पर चाकू लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। भैरव के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती। वो धीरे धीरे आरोही के करीब आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की ही बीवी बनना लिखा है। ये सुनते ही आरोही के पिता रघुवेंद्र प्रताप सिंह, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से भैरव के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं इस भरी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। बदले की शुरुआत दरअसल कुछ महीनों पहले जब भैरव के भाई ने आरोही से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो आरोही ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने आरोही के साथ छेड़खानी कर ली और आरोही ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले भैरव ने अपनी चाल चल दी थी। जब आदित्य अपनी बारात लेकर आरोही के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक भैरव ने वो बारात रुकवा दी। रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। भाई, ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है, आदित्य के पिता यशवर्धन ने कहा। अगर शादी हुई तो दूल्हा सलामत वापस नहीं जाएगा। भैरव की एक खौफनाक आवाज सुनकर यशवर्धन हाथ जोड़कर भैरव से बोले, हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन भैरव का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। जग्गा, उस भिखारी को यहां लेकर आओ। जी बॉस। कुछ ही पलों में वो भिखारी उसके सामने खड़ा था। फिर भैरव ने आदेश दिया, इसे घोड़ी पर बैठाओ। आज इसकी शादी होगी आरोही से। मंडप में तबाही बारात के आगे हाथों में बंदूक लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज के बाद उस भिखारी की बारात आरोही के घर आ पहुंची। फिर जब आरोही ने इस शादी से इनकार किया तो भैरव ने उसके भाई कबीर के गले पर चाकू लगाते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपने भाई की जान बचाने के लिए आरोही शादी के लिए राजी हो गई। आरोही की हां सुनकर भैरव के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वैसे तेरा दूल्हा कभी तुझे कुछ नहीं कहेगा, गूंगा जो है। आरोही की नजर उस भिखारी पर पड़ी। लोगों की नजर तो उसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये पर थी, लेकिन आरोही की नजर ने उसकी मासूम आंखों को देखा। आज वो बेचारा गुंडों के बीच फंस गया था। अरे ओ जग्गा, दूल्हे को तो ले आ। दुल्हन उसे देखने के लिए तड़प रही है। जग्गा को आदेश मिलने की देर थी। वो तुरंत ही भिखारी दूल्हे के पास पहुंचा और उससे बोला, चल मुन्ना, आज तो शादी है तेरी। देख कितनी खूबसूरत दुल्हन है, तेरे तो मजे हैं। जग्गा ने उस भिखारी की बांह पकड़ी और स्टेज की तरफ खींचने लगा।
पर उस भिखारी ने झटके से उससे अपनी बांह छुड़ा ली। अबे गधे, मैं तेरी किस्मत बदलने जा रहा हूं और तू कीचड़ में ही रहना चाहता है? चल आगे बढ़। जब उस भिखारी ने भैरव की भी बात नहीं मानी तो जग्गा ने ना आव देखा ना ताव, उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। भिखारी के मुंह से खून निकलने लगा। गूंगा होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पंडाल में मौजूद लोगों को उस भिखारी पर दया आने लगी। आरोही की आंखों में भी उस गूंगे भिखारी के लिए दया उमड़ आई। लगता है इसको भी इस लड़की पर दया आ रही है, इसीलिए इस लड़की की खातिर यह मार सहने को भी तैयार है। आरोही को भी भैरव की बात समझ में आ गई। वो भिखारी उसका कोई नहीं था, फिर भी वो आरोही के दर्द को महसूस कर रहा था। तो फिर अब क्या करें बॉस? ऐसे कैसे चलेगा? इतनी जल्दी तो कोई दूसरा भिखारी भी नहीं मिलेगा, जग्गा ने कहा। अब भैरव सीधा उस भिखारी से बोला, सुन बे भिखारी, ये लड़का अपनी बहन की खातिर तो बच गया, पर अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ये जरूर मारा जाएगा। भैरव की इस बात का तुरंत उस भिखारी पर असर हुआ। अब उसकी आंखों में बेचैनी नजर आने लगी। वो कभी कबीर की ओर देख रहा था तो कभी आरोही की ओर। अब आरोही भी उसकी बेबसी को भली भांति समझ रही थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम चाहते हो कि इस लड़के की बलि चढ़ जाए? इतना बोलकर भैरव ने अपने चाकू की धार फिर से कबीर के गले पर सटा दी थी। उसका इतना करना था कि भिखारी स्टेज की तरफ खुद बढ़ गया। अरे ओ पंडित, शुरू हो जा। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। आरोही ने अपनी शादी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ रही थी। शादी के लिए आए सभी इज्जतदार लोगों के बीच आरोही और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो चुकी थी। बधाई हो रघुवेंद्र प्रताप सिंह, आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया। भैरव ने कबीर को छोड़ दिया और वहां से बाहर जाने को मुड़ा, पर फिर कुछ याद आते ही वो आरोही के पास गया और बोला, देखा मुझसे पंगे लेने का अंजाम? आज इस भिखारी की पत्नी बनी हुई हो। भैरव की बात पर आरोही ने उससे अपनी नजरें फेर ली। भैरव फिर भिखारी की तरफ पलटा, हैप्पी मैरिज लाइफ, जमकर सुहागरात बनाना। इसके बाद भैरव हंसता हुआ वहां से चला गया। हकीकत का पर्दाफाश जैसे ही भैरव अपनी गैंग के साथ वहां से निकला, आरोही अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे भैया, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई देखो जरा। आरोही के चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। तभी भीड़ को चीरकर एक शख्स आगे आया। वो शायद डॉक्टर था। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण ये बेहोश हो गई हैं, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर कबीर अपनी बहन को उठाकर अंदर ले गया। वहां मौजूद रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपनी हंसी दबाते हुए वहां से निकलने लगे। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहां से मंदिर की तरफ चला गया। होश में आते ही आरोही रोने लगी। तुम रो मत, हम जल्द ही उस भिखारी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे, रघुवेंद्र जी ने कहा। पर आरोही ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चाहे कुछ भी हो पापा जी, और चाहे वो कोई भी हो। अग्नि के फेरे लिए हैं उसने मेरे साथ, मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज से वही मेरा पति है और मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। दूसरी तरफ वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया। जैसे ही उस मंदिर के पुजारी की निगाह उस भिखारी पर गई, वो उससे बोला, तुम आ गए बेटा? मैंने सुना था कि कुछ बदमाश तुम्हें उठाकर यहां से ले गए थे। फिर जैसे ही पंडित को ध्यान आया कि वो पूछ भी किससे रहा है, तो वो हंसते हुए बोला, अरे मैं भी भूल गया कि तुम बोल ही नहीं पाते। बाबा 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 बाबा, मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने उस भिखारी की आवाज सुनी। तुम बोल सकते हो? पुजारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा 6 महीने से कुछ भी बोला नहीं था, आज अचानक वो बोलने लगा था। पुजारी ने अब बिना कुछ कहे अपना फोन उसके हाथ में थमा दिया था। वो फोन लेकर मंदिर के कोने में चला गया और एक आईएसडी नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, रुद्रदेव चौहान स्पीकिंग। पंडित जी स्तब्ध थे। जिसे उन्होंने कभी बोलते नहीं सुना, वही आज अंग्रेजी में रौब से बात कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद अचानक आसमान गूंज उठा। हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर मंडराने लगा और पास के मैदान में उतर गया। धूल का तूफान छा गया। उसी वक्त 5 काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। काले सूट में हथियारबंद बॉडीगार्ड्स उतरे। एक आदमी तेजी से उस भिखारी के सामने आया और सम्मान से झुक गया। वेलकम बैक सर। पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुद्रदेव चौहान ने अपनी जेब से निकालकर काला चश्मा पहना। उसके होठों पर एक हल्की और खतरनाक मुस्कान आई। गलत आदमी से भिड़े हो भैरव, मैं भिखारी नहीं, शिकारी हूं। आखिर क्यों रुद्रदेव चौहान एक भिखारी की जिंदगी जी रहा था?
क्या है उसका राज, और इस जबरदस्ती की शादी से शुरू हुआ ये रिश्ता क्या कभी प्यार में बदल पाएगा? रुद्रदेव चौहान के एक इशारे पर उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे एक बेहद कीमती और आलीशान ब्लैक ओवरकोट पहनाया। उसके मैले और फटे कपड़ों के ऊपर जब वो ब्रांडेड कोट आया तो उसका पूरा ऑरा ही बदल गया। चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बालों के बावजूद उसकी आंखों में वो राजसी चमक और खौफ था जो किसी बड़े साम्राज्य के वारिस में होता है। पुजारी जी अभी भी अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। रुद्र उनकी तरफ घूमा और बहुत ही शालीनता से हाथ जोड़कर बोला, बाबा, पिछले 6 महीनों से आपने मुझे अपने मंदिर की सीढ़ियों पर पनाह दी। बिना ये जाने कि मैं कौन हूं, आपने मुझे हर रोज खाना खिलाया। इस रुद्रदेव चौहान पर आपका ये कर्ज हमेशा रहेगा। रुद्रदेव चौहान, तुम कोई भिखारी नहीं हो बेटा? पुजारी जी की आवाज कांप रही थी। नहीं बाबा, वक्त का एक चक्रव्यूह था जिसने मुझे कुछ समय के लिए शांत रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब शांत रहने का वक्त खत्म हो चुका है, रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा और फिर अपने वफादार कमांडर विक्रम की तरफ देखा जो उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। विक्रम, रुद्र की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। जी चीफ, विक्रम ने मुस्तैदी से जवाब दिया। उस गुंडे भैरव और उसकी पूरी गैंग की कुंडली अगले 10 मिनट में मेरे हाथ में होनी चाहिए। उसने आज जिस लड़की की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि उसने सीधे मौत के फंदे में अपना पैर डाल दिया है। सर, आपकी सुरक्षा टीम और हमारी प्राइवेट आर्मी पूरी तरह तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। लेकिन सर, आपकी शादी? विक्रम ने हिचकिचाते हुए पूछा। रुद्र ने अपनी कलाई पर बंधी बेहद महंगी घड़ी को देखा जिसे उसने अपनी जेब से निकालकर वापस पहना था। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो लड़की आरोही, उसने आज अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भाई को बचाया, और सबसे बड़ी बात, भैरव के खौफ के आगे झुकने के बाद भी उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं बल्कि एक अजनबी के लिए हमदर्दी थी। उसने इस फटेहाल भिखारी को अपना पति मान लिया है। अगर उसने इस शादी को सम्मान देने का फैसला किया है तो रुद्रदेव चौहान भी अपनी पत्नी को इस दुनिया की हर खुशी और सम्मान देगा। आरोही का संकल्प उधर रघुवेंद्र प्रताप सिंह के आलीशान लेकिन इस वक्त आंसुओं से भीगे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कबीर अपनी बहन आरोही के पास बैठा लगातार रो रहा था। दीदी, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश मैं उस भैरव का मुकाबला कर पाता। मुझे मर जाने देना चाहिए था दीदी, पर तुमने उस भिखारी से। कबीर का गला रुंध गया। आरोही ने कबीर के गालों से आंसू पोंछे और बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कबीर, खुद को दोष देना बंद कर। उस वक्त अगर मैं हां नहीं कहती तो वो दरिंदा तुझे जान से मार देता। मेरे लिए तेरी जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। और रही बात उस भिखारी की, आरोही ने अपनी मांग में सजे सिंदूर को शीशे में देखा। माना कि वो एक लाचार, बेघर और गूंगा इंसान है। समाज उसे भिखारी कहता है, लेकिन आज उसने भैरव की मार सिर्फ इसलिए खाई ताकि वो मुझे बचा सके। उसने गुंडों के आगे घुटने नहीं टेके थे, बल्कि मेरी बेबसी देखकर वो खुद मंडप की तरफ बढ़ा था। जो इंसान खुद मुसीबत में होकर भी दूसरों का दर्द समझ सकता है, वो बुरा नहीं हो सकता। मैं आज ही उसके पास मंदिर जाऊंगी और उसे आदर के साथ इस घर में लेकर आऊंगी। वो अब इस घर का दामाद है, कोई भिखारी नहीं। रघुवेंद्र जी ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उनका सीना गर्व और दुख से भारी हो गया। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तेरा यही फैसला है तो तेरा पिता इस फैसले में तेरे साथ है। हम उस लड़के को पूरा सम्मान देंगे। भैरव का जश्न और पहला झटका उधर शहर के सबसे बड़े और बदनाम क्लब में भैरव अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। चारों तरफ शराब की बोतलें खुली हुई थी और तेज म्यूजिक बज रहा था। जग्गा और बाकी गुंडे भैरव की तारीफों के पुल बांध रहे थे। क्या चाल चली है बॉस? रघुवेंद्र प्रताप सिंह की सारी हेकड़ी निकाल दी। वो घमंडी लड़की आरोही, जो हमारे छोटे भाई को जेल भिजवाकर खुद को शेरनी समझ रही थी, आज एक नाली के कीड़े की बीवी बन गई। हाँ हाँ हाँ, जग्गा जोर से हंसा। भैरव ने शराब का घूंट लिया और क्रूरता से मुस्कुराया। मुझसे दुश्मनी करने का यही अंजाम होता है। अब वो पूरी जिंदगी उस गूंगे और बहरे भिखारी के फटे कपड़े धोएगी और अपनी किस्मत पर रोएगी। उसका भाई कबीर और बाप रघुवेंद्र अब कभी शहर में सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। अभी भैरव अपनी हंसी पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक क्लब के बड़े बड़े शीशे के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गए। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। क्लब का म्यूजिक पल भर में बंद हो गया। भैरव के बाउंसर और गुंडे तुरंत सचेत हो गए और अपनी बंदूकों पर हाथ रख लिया। धुएं और धूल के गुबार के बीच से 5 बेहद लंबे और खूंखार दिखने वाले ब्लैक सूट पहने कमांडो अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक राइफल्स थी। कौन है बे तुम लोग? मौत आई है क्या तुम्हारी? ये भैरव भाई का इलाका है, जग्गा चिल्लाया। उन कमांडोस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए और तभी उस कतार के बीच से एक शख्स अंदर आया। आलीशान ब्लैक ओवरकोट,
आंखों पर डार्क सनग्लासेस और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। हालांकि उसका हुलिया अभी भी थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी चाल और उसके पीछे खड़े हथियारों से लैस सैनिकों को देखकर भैरव के पसीने छूटने लगे। भैरव ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तो वही मंदिर वाले भिखारी हो? जग्गा भी हकलाने लगा। बॉस, ये तो वही गूंगा है। रुद्रदेव चौहान धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्लब के सबसे महंगे सोफे पर जाकर राजाओं की तरह बैठ गया। उसने अपना चश्मा उतारा और उसकी जलती हुई अंगारे जैसी आंखें सीधे भैरव पर टिकी। उसने अपने कोट की जेब से एक कड़कड़ाता हुआ नोट निकाला, वही नोट जो भैरव ने उस पर फेंका था। रुद्र ने उस नोट को टेबल पर रखा और बेहद भारी, रौबदार और साफ आवाज में बोला, भैरव, तुमने आज तक सिर्फ इंसानों का शिकार किया है। शायद इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं था कि शेर जब 4 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा होता है। भैरव का गला सूख गया। तुम बोल सकते हो? कौन हो तुम? रुद्रदेव चौहान के होठों पर एक जानलेवा मुस्कान आई। उसने कहा, मेरा नाम रुद्रदेव चौहान है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन का चीफ। और सबसे जरूरी बात, आज से मैं उस लड़की का पति हूं जिसे तुमने रुलाया है। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भैरव, क्या रुद्रदेव चौहान वहीं पर भैरव का खात्मा कर देगा? जब आरोही को पता चलेगा कि उसका भिखारी पति असल में देश का सबसे बड़ा और ताकतवर शिकारी है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? रुद्रदेव चौहान का नाम सुनते ही भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन का चीफ, वो नाम जिसके सामने बड़े बड़े देशों के क्रिमिनल सिंडिकेट कांपते थे। रुद्रदेव चौहान? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम तो 6 महीने से उस मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे थे। भैरव ने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। जग्गा ने थरथराते हुए अपनी गन रुद्र की तरफ तानी। बॉस, ये चाहे जो कोई भी हो, है तो अकेला ही ना? उड़ा दो इसे। लेकिन जग्गा की उंगली ट्रिगर पर दब पाती, उससे पहले ही एक सनसनाती हुई गोली आई और सीधे जग्गा के हाथ की कलाई को चीरती हुई निकल गई। जग्गा की बंदूक छूटकर गिर पड़ी और वो दर्द से तड़पते हुए फर्श पर बैठ गया। अपनी बंदूकों को नीचे ही रखो तो ज्यादा जियोगे, विक्रम ने अपनी स्नाइपर राइफल से धुआं उड़ाते हुए क्लब के ऊपरी हिस्से से कहा, जहां रुद्र के स्नाइपर्स पहले ही पोजीशन ले चुके थे। रुद्र सोफे से खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से कोट की धूल झाड़ी और भैरव के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। भैरव की हैसियत अब रुद्र के सामने एक भीगी बिल्ली जैसी हो चुकी थी। भैरव, तुमने मुझसे मेरी पहचान पूछी ना? 6 महीने पहले मेरे अपनों ने ही मेरे साथ गद्दारी की थी। मेरी पीठ पर वार करके मुझे मरा हुआ समझकर खाई में फेंक दिया था। जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी और मैं बोल भी नहीं पा रहा था। उस मंदिर के पुजारी ने मुझे पनाह दी। लेकिन आज जब तुमने उस मासूम लड़की आरोही की इज्जत पर हाथ डाला और उसके भाई के गले पर चाकू रखा, तो उस सदमे और गुस्से ने मेरी खोई हुई याददाश्त और मेरी आवाज दोनों वापस लौटा दी। रुद्र ने भैरव के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद ठंडे और खौफनाक लहजे में कहा, तुमने सोचा था कि तुम आरोही को एक भिखारी की बीवी बनाकर उसकी जिंदगी नर्क बना दोगे, लेकिन तुमने अनजाने में उसे उस साम्राज्य की रानी बना दिया है जहां परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। मुझे माफ कर दो चौहान साहब, मुझसे गलती हो गई। भैरव अब घुटनों के बल आ चुका था। माफी? रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी। रुद्रदेव चौहान के शब्दकोश में ये शब्द नहीं है। विक्रम, भैरव की इस पूरी गैंग को हमारी सीक्रेट सेल में डाल दो। इनके काले कारनामों की जितनी भी फाइलें हैं वो आज रात ही कोर्ट के सामने होंगी। और हां, भैरव के भाई को जो बेल मिली है उसे तुरंत रद्द करवाओ। वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। यस सर। कमांडोज ने तुरंत भैरव और उसके गुंडों को दबोच लिया और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। कुछ ही मिनटों में वो पूरा क्लब खाली हो चुका था। मंदिर में आरोही का इंतजार उधर। आरोही एक सजी हुई कार में अपने पिता रघुवेंद्र और भाई कबीर के साथ उसी मंदिर के सामने पहुंची जहां रुद्र रहता था। शाम ढल चुकी थी और मंदिर के दिए जल रहे थे। आरोही के हाथ में एक थाली थी जिसमें आरती का सामान और नए कपड़े थे। उसने तय कर लिया था कि वो अपने पति को समाज के तानों से बचाएगी और उसे अपने घर ले जाकर एक नया जीवन देगी। वो कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो जाना पहचाना फटे कपड़ों वाला शख्स कहीं नजर नहीं आया। पुजारी जी, आरोही ने आवाज दी। पुजारी जी, जो अभी अभी रुद्र के उस खौफनाक और आलीशान रूप को देखकर संभलने की कोशिश कर रहे थे, बाहर आए। आरोही को लाल जोड़े में देखकर वो समझ गए कि यह वही लड़की है। बेटा, तुम यहां? पुजारी जी ने पूछा। हां बाबा, मैं अपने पति को लेने आई हूं। वो कहां हैं? शादी के बाद वो चुपचाप यहां चले आए। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, अब से वो हमारे साथ रहेंगे, आरोही ने बहुत ही विनम्रता से कहा।
पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी और अचरज के थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम जिसे एक साधारण भिखारी समझकर यहां लेने आए हो, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो तो इस देश की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आरोही ने हैरान होकर पूछा। तभी मंदिर के प्रांगण में एक के बाद एक 5 ब्लैक एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। आरोही, कबीर और रघुवेंद्र जी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। और तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। चमकते हुए ब्लैक लेदर शूज, एक बेहद महंगा और रईस ब्लैक सूट, सलीके से संवारे गए बाल और एक सेट की हुई ट्रिम दाढ़ी में एक बेहद हैंडसम और प्रभावशाली शख्स गाड़ी से उतरा। उसके पीछे 10 हथियारबंद बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। आरोही की नजरें उस शख्स पर टिकी। भले ही उसका हुलिया बदल चुका था, कपड़े बदल चुके थे और उसका पूरा अंदाज बदल चुका था, लेकिन आरोही उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? यह वही आंखें थीं जिन्होंने मंडप में उसकी बेबसी को महसूस किया था। तुम? आरोही के हाथ से पूजा की थाली छूटते छूटते बची। रुद्रदेव चौहान धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर आरोही के ठीक सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में अब वो क्रूरता नहीं थी जो भैरव के लिए थी, बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने पहली बार आरोही के सामने अपनी जुबान खोली। उसकी गहरी और मर्दाना आवाज गूंज उठी, आरोही, तुमने एक भिखारी का हाथ थामा था, लेकिन आज तुम्हारा ये पति रुद्रदेव चौहान तुम्हें अपने साम्राज्य में ले जाने आया है। आरोही, कबीर और रघुवेंद्र प्रताप सिंह तीनों हैरान परेशान बिना पलक झपकाए रुद्र को देखते रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हकीकत पर कैसे यकीन करें। क्या आरोही रुद्रदेव चौहान के इस सच को स्वीकार कर पाएगी? रुद्र को धोखा देने वाले वो अपने कौन थे जिन्होंने उसे 6 महीने पहले मारने की कोशिश की थी? क्या भैरव इतनी आसानी से हार मान लेगा? मंदिर के प्रांगण में जैसे वक्त थम गया था। हवा की सरसराहट और गाड़ियों के इंजनों की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा वहां पूरी तरह सन्नाटा था। आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कानों में रुद्र की वो रौबदार आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम्हारा ये पति रुद्रदेव चौहान तुम्हें अपने साम्राज्य में ले जाने आया है। तुम बोल सकते हो? आरोही के होंठ कांपे। उसकी आवाज में हैरानी और अविश्वास का सैलाब था। और यह सब, ये गाड़ियां, ये लोग, कौन हो तुम? कबीर और रघुवेंद्र जी भी स्तब्ध खड़े थे। रघुवेंद्र जी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, तुम तो वही हो ना जो मंदिर की सीढ़ियों पर। रुद्र ने बहुत ही सम्मान से रघुवेंद्र जी के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, हाँ बाबूजी, मैं वही हूं। लेकिन वो मेरा सच नहीं था, वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी। फिर वो आरोही की तरफ घूमा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। आरोही, आज मंडप में जो कुछ भी हुआ वो भैरव की एक घटिया चाल थी, लेकिन उसने अनजाने में मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। 6 महीने पहले एक हादसे में मैंने अपनी आवाज और याददाश्त दोनों खो दी थी। भैरव के दिए जख्मों और तुम्हारी बेबसी ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि मेरा वो सुप्त हिस्सा जाग उठा। मैं कोई भिखारी नहीं हूं आरोही। मेरा नाम रुद्रदेव चौहान है और मैं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म का चीफ हूं। आरोही ने नीचे गिरी हुई पूजा की थाली को देखा और फिर रुद्र के इस नए, रईस और ताकतवर रूप को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे। जिस इंसान को वो सहारा देने आई थी, वो खुद इस शहर का सबसे बड़ा सहारा निकला। और भैरव? कबीर ने डरते हुए पूछा। वो खतरनाक गुंडा है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। रुद्र के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभरी। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैरव और उसकी पूरी गैंग अब मेरी सीक्रेट सेल की सलाखों के पीछे हैं। वो सूरज की रोशनी देखने के लिए भी तरस जाएंगे। अब इस शहर में कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कबीर। चौहान मैंशन में कदम रुद्र ने बड़े ही आदर से आरोही के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरोही, तुमने आज पूरी दुनिया के सामने एक भिखारी को अपना पति स्वीकार किया। तुमने अपनी मर्यादा निभाई। अब रुद्रदेव चौहान की बारी है कि वो तुम्हें अपनी पत्नी का हक और इस दुनिया का हर ऐशो आराम दे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आरोही ने कुछ पल रुद्र की आंखों में देखा। उन आंखों में वही मासूमियत और सच्चाई थी जो उसने मंडप में देखी थी, बस अब उसमें एक राजा का आत्मविश्वास भी जुड़ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ रुद्र के मजबूत हाथ में थमा दिया। रघुवेंद्र जी और कबीर को पूरी सुरक्षा के साथ उनके घर भिजवा दिया गया और रुद्र खुद आरोही को लेकर शहर के सबसे आलीशान इलाके में बने चौहान मैंशन की तरफ बढ़ गया। जब 5 काली गाड़ियां एक विशाल लोहे के गेट को पार कर महल जैसे बंगले के सामने रुकी तो आरोही दंग रह गई। पूरे मैंशन को रोशनी से सजाया गया था। जैसे ही रुद्र और आरोही गाड़ी से उतरे, कतार में खड़े दर्जनों नौकर चाकर और गार्ड्स ने झुककर उनका स्वागत किया। वेलकम होम सर। वेलकम होम मैडम। मैंशन की मुख्य दहलीज पर एक बुजुर्ग महिला आरती की थाली लिए खड़ी थी। वो रुद्र की वफादार केयरटेकर जानकी अम्मा थी। उनकी आंखों में आंसू थे। रुद्र बेटा,
तुम सही सलामत वापस आ गए, और बहू भी साथ है। रुद्र ने मुस्कुराकर अम्मा के पैर छुए। आरोही ने भी आगे बढ़कर जानकी अम्मा का आशीर्वाद लिया। गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई। लाल सिंदूर के पैरों के निशान बनाती हुई आरोही ने उस आलीशान महल में कदम रखा, जिसे कुछ घंटे पहले तक वो अपनी किस्मत का सबसे काला दिन समझ रही थी। सुहागरात का कमरा और पुराना राज रात के 11 बज चुके थे। आरोही को एक बेहद खूबसूरत कांच और नक्काशी से सजे मास्टर बेडरूम में बिठाया गया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। वो अभी भी अपने भारी लाल जोड़े में थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रुद्र अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए आरोही के पास आया। आरोही घबराकर खड़ी हो गई। उसे भैरव की वो आखिरी गंदी बात याद आ गई, जमकर सुहागरात बनाना। रुद्र ने आरोही की घबराहट को भांप लिया। वो उसके बिल्कुल करीब आकर रुका, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, आरोही, रस्मों के मुताबिक ये हमारी सुहागरात का कमरा है, लेकिन मैं कोई दरिंदा नहीं हूं। ये शादी भले ही जबरदस्ती के माहौल में हुई हो, लेकिन मेरे लिए अग्नि के फेरे और यह सिंदूर मजाक नहीं है। मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। जब तक तुम मुझे दिल से अपना पति नहीं मान लेती, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम इस कमरे में आराम से सो सकती हो, मैं सोफे पर रहूंगा। आरोही ने राहत की सांस ली। रुद्र के इस बड़प्पन ने उसके दिल में एक अलग ही जगह बना ली। उसने पूछा, रुद्र जी, 6 महीने पहले आपके साथ क्या हुआ था? किसने आपकी यह हालत की थी? रुद्र की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, 6 महीने पहले मेरे अपने चचेरे भाई दिग्विजय और मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने मिलकर मेरी कार का एक्सीडेंट करवाया था। उन्होंने मेरी पीठ में गोलियां दागी और मुझे मरा हुआ समझकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। उनका मकसद मेरी जायदाद और मेरी कंपनी चौहान सिंडिकेट पर कब्जा करना था। उन्हें लगता है कि रुद्रदेव चौहान मर चुका है। रुद्र ने मुट्ठी भींची, उसकी नसें तन गईं। पर वो भूल गए कि शिकारी को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। कल सुबह मैं अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कदम रखूंगा। कल मेरे जिंदा होने की खबर सुनकर उन गद्दारों के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। गद्दारों की साजिश उधर शहर के एक दूसरे हिस्से में एक बेहद आलीशान पेंट हाउस में 3 लोग शैंपेन के ग्लास हाथ में लिए जश्न मना रहे थे। बीच में बैठा शख्स कोई और नहीं, रुद्र का चचेरा भाई दिग्विजय चौहान था। चेयर्स भाइयों, कल सुबह की बोर्ड मीटिंग के बाद रुद्र के बचे केचे शेयर्स भी मेरे नाम हो जाएंगे। फिर इस पूरे चौहान एम्पायर पर सिर्फ हमारा राज होगा, दिग्विजय ने हंसते हुए कहा। हाँ दिग्विजय, अच्छा हुआ साले रुद्र का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया, वरना वो जिंदा रहता तो हमें कभी चैन से जीने नहीं देता, उसके पार्टनर ने कहा। तभी दिग्विजय के फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर उसने कॉल उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी और डरावनी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अबे कौन है? बोलता क्यों नहीं? दिग्विजय झल्लाया। तभी फोन के स्पीकर से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर दिग्विजय के हाथ से शैंपेन का ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। दिग्विजय, अपनी कल सुबह की स्पीच अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि कल तुम्हारी उस बोर्ड मीटिंग में कयामत आने वाली है। कॉल कट गया। दिग्विजय का पूरा शरीर पसीने से नहा गया। वो थरथराते हुए हकलाया, यह नहीं हो सकता। यह आवाज, ये तो रुद्र की आवाज है। क्या रुद्र कल बोर्ड मीटिंग में अपनी कंपनी वापस हासिल कर पाएगा? जब दिग्विजय को पता चलेगा कि रुद्र जिंदा है और उसकी शादी हो चुकी है, तो वो क्या नया वार करेगा? और क्या आरोही इस नए सफर में रुद्र की ताकत बनेगी? दिग्विजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कमरे में मौजूद उसके बाकी पार्टनर्स उसे इस तरह खौफ में देखकर हैरान थे। क्या हुआ दिग्विजय? किसका फोन था? तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? पार्टनर मल्होत्रा ने पूछा। दिग्विजय ने हौंफते हुए टेबल का सहारा लिया। वो रुद्र था। उसकी आवाज, मैं उसकी आवाज को 1000 लोगों के बीच भी पहचान सकता हूं। वो जिंदा है। रुद्रदेव चौहान जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरा पार्टनर सिंघानिया खड़ा हो गया। 6 महीने पहले हमने खुद अपनी आंखों से उसकी गाड़ी को खाई में गिरते और ब्लास्ट होते देखा था। उसकी पीठ में 3 गोलियां लगी थी। कोई इंसान उस हादसे से जिंदा नहीं बच सकता। कोई तुम्हें डराने के लिए प्रैंक कॉल कर रहा होगा। दिग्विजय ने अपना सिर झटका, लेकिन उसका दिल लगातार डूब रहा था। नहीं, तुम रुद्र को नहीं जानते। वो जब तक खुद किसी को मारना न चाहे, तब तक मौत भी उसके पास आने से डरती है। जग्गा और भैरव का भी कोई अता पता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें कल सुबह की बोर्ड मीटिंग से पहले अपनी सुरक्षा दोगुनी करनी होगी। सुबह की किरण और आरोही का नया रूप अगली सुबह चौहान मैंशन के मास्टर बेडरूम में जब सूरज की पहली किरण कांच की खिड़की से छनकर अंदर आई, तो आरोही की आंखें खुली। उसने देखा कि रुद्र सोफे पर नहीं था।
वो रात को ही उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जानकी अम्मा कुछ नौकरानियों के साथ अंदर आईं, जिनके हाथों में खूबसूरत डिजाइनर साड़ियां और महंगे गहने थे। बहू रानी, सुबह की पूजा का वक्त हो गया है। रुद्र बेटा नीचे आपका इंतजार कर रहा है। आप तैयार होकर आ जाइए, जानकी अम्मा ने प्यार से कहा। आरोही ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ ही देर में वो एक बेहद खूबसूरत लाल और सुनहरे रंग की बनारसी साड़ी में तैयार हो गई। गले में मंगलसूत्र, मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहने जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। नीचे हॉल में रुद्र खड़ा था। वो अब एक डार्क ग्रे थ्री पीस सूट में पूरी तरह से एक बिजनेस टाइकून लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी, उसकी पलकें कुछ सेकंड के लिए थम गईं। आरोही ने उसकी आंखों में अपने लिए वही गहरा सम्मान देखा। सुबह का नमस्कार रुद्र जी, आरोही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। नमस्कार आरोही, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रुद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा। फिर उसने एक छोटा मखमली बॉक्स आरोही की तरफ बढ़ाया। यह इस घर की बहू की चाबियां और तुम्हारा नया फोन है। इसमें मेरा पर्सनल नंबर स्पीड डायल पर है। आज मैं एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा हूं, अपनी कंपनी और अपना हक वापस छीनने। घर पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए 20 कमांडोज तैनात रहेंगे। आरोही ने उस बॉक्स को थाम लिया और रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। जिसने कल एक खूंखार गुंडे के सामने मेरे भाई की जान बचाई, उसके लिए अपने गद्दारों को सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भगवान से आपकी सलामती की दुआ करूंगी। रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम, गाड़ियां निकालो। चौहान सिंडिकेट के हेडक्वार्टर चलने का वक्त हो गया है। बोर्ड रूम में भूचाल शहर के सबसे ऊंचे और आलीशान चौहान टावर्स के 50वें फ्लोर पर बनी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में भारी तनाव था। कंपनी के सभी बड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अपनी सीटों पर बैठे थे। दिग्विजय चौहान स्टेज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर रात के खौफ का थोड़ा असर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिग्विजय ने माइक पर कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बड़े भाई और इस कंपनी के पूर्व चीफ रुद्रदेव चौहान को लापता हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कानूनन और कंपनी के नियमों के मुताबिक अब उन्हें मृत घोषित मानकर चौहान सिंडिकेट की कमान नए हाथों में सौंपनी होगी। आज की इस मीटिंग में मैं खुद को इस कंपनी का नया चेयरमैन। अभी दिग्विजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बोर्ड रूम के भारी साउंड प्रूफ शीशे के दरवाजे एक जोरदार झटके के साथ खुल गए। धड़ाम। पूरे बोर्ड रूम के लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। 2 लंबे कद के ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स ने दरवाजों को पीछे धकेला और उनके बीच से कदम रखा रुद्रदेव चौहान ने। उसकी चाल में वही राजसी धमक थी जो 6 महीने पहले हुआ करती थी। उसके पीछे विक्रम और 5 अन्य सशस्त्र कमांडो चल रहे थे। रुद्र, मल्होत्रा के हाथ से पेन गिर गया। ये कैसे मुमकिन है? रुद्रदेव चौहान। पूरे हॉल में कानाफूसी और शोर मच गया। दिग्विजय का माइक उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा, जिससे पूरे स्पीकर में एक कानफोड़ू सीटी की आवाज गूंजी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। रुद्र सीधे चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा। बोर्ड रूम में मौजूद हर एक डायरेक्टर और शेयर होल्डर सम्मान और डर के मारे अपने आप खड़ा हो गया। रुद्र सीधे दिग्विजय के सामने जाकर रुका। क्या हुआ दिग्विजय? अपनी स्पीच अधूरी छोड़ दी? चेयरमैन बनने का तुम्हारा सपना इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है? रुद्र की आवाज पूरे बोर्ड रूम में बिना माइक के भी गूंज उठी। भाई, तुम जिंदा हो? तुम कहां थे? दिग्विजय ने हकबकाते हुए झूठ का मुखौटा पहनने की कोशिश की। हमें तो लगा कि तुम उस एक्सीडेंट में जिसे तुमने और तुम्हारे इन दोनों पार्टनर्स ने प्लान किया था। रुद्र ने तीखे लहजे में कहा, यह झूठ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सिंघानिया चिल्लाया। रुद्र ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने तुरंत बोर्ड रूम की बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। यह वीडियो भैरव की सीक्रेट सेल का था। भैरव बुरी तरह पिटा हुआ था और कैमरे के सामने कबूल कर रहा था, मुझे दिग्विजय चौहान और मल्होत्रा ने पैसे दिए थे। 6 महीने पहले रुद्र साहब की गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रक का इंतजाम मैंने ही किया था। और कल रात भी दिग्विजय ने ही मुझे फोन करके कहा था कि अगर रुद्र जिंदा लौट आया है तो उसका काम तमाम कर दो। वीडियो देखकर पूरे बोर्ड रूम के डायरेक्टर्स के होश उड़ गए। पुलिस की एक पूरी टीम पहले से ही रुद्र के इशारे पर बाहर खड़ी थी, जो तुरंत अंदर दाखिल हुई। दिग्विजय चौहान, सिंघानिया और मल्होत्रा, आप तीनों को रुद्रदेव चौहान की हत्या की साजिश और धोखेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर तीनों को हथकड़ियां लगा दी। दिग्विजय ने जाते जाते रुद्र की तरफ देखा और चीखा, रुद्र, तुम जीत कर भी हार जाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तुम्हारी वो नई नवेली बीवी आरोही, वो आज जिंदा नहीं बचेगी। मेरे आदमियों ने चौहान मैंशन को घेर लिया है। ये सुनते ही रुद्र की आंखों में खून उतर आया।
क्या दिग्विजय की यह धमकी सच है? क्या चौहान मैंशन पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? और क्या रुद्र अपनी पत्नी आरोही को वक्त रहते बचा पाएगा? दिग्विजय के मुंह से आरोही का नाम सुनते ही पूरे बोर्ड रूम का तापमान जैसे शून्य पर गिर गया। रुद्र की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में वो खूंखार शिकारी जाग उठा था, जिसे देखकर दुश्मन अपनी मौत की भीख मांगते थे। दिग्विजय। रुद्र की आवाज इतनी धीमी और भारी थी कि सुनने वालों की रीढ़ में कंपन हो जाए। वो दिग्विजय के बिल्कुल करीब आया और उसके कान के पास झुककर बोला, अगर मेरी पत्नी को खरोंच भी आई तो जेल की वो कोठरी इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी, क्योंकि अगर तुम बाहर रहे तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जिसके बारे में नरक के जल्लाद भी नहीं सोच सकते। रुद्र ने तुरंत पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, इन गद्दारों को ले जाइए और इनके खिलाफ ऐसा केस बनाइए कि इनकी आने वाली नस्लें भी जमानत के लिए तरस जाएं। आप फिक्र मत कीजिए चौहान साहब, इन्हें इनके किए की पूरी सजा मिलेगी, कमिश्नर ने कहा और पुलिस बल तीनों गद्दारों को घसीटते हुए बाहर ले गया। उनके जाते ही रुद्र तुरंत मुड़ा और उसकी रफ्तार किसी चीते जैसी थी। विक्रम, चौहान मेंशन के सारे कैमरों का एक्सेस मेरे फोन पर लाइव करो। अभी के अभी। चौहान मेंशन पर धावा। उधर शहर के बाहरी इलाके में बने आलीशान चौहान मेंशन के बाहर का नजारा अचानक बदल चुका था। दोपहर के वक्त जब मेंशन के मुख्य गेट पर सन्नाटा था, तभी अचानक 3 बड़ी वैन आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से लगभग 25-30 नकाबपोश हथियारबंद हमलावर उतरे। दिग्विजय ने जेल जाने की स्थिति के लिए यह बैकअप प्लान पहले से तैयार रखा था। उसके भाड़े के शूटरों ने मैंशन के बाहरी गार्ड्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ठा ठा धान गोलियों की आवाज से पूरा मैंशन गूंज उठा। रुद्र के तैनात किए गए 20 स्पेशल कमांडोज ने तुरंत पोजीशन ली और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से भयंकर गैंगवार शुरू हो चुका था। महल के अंदर जानकी अम्मा और बाकी नौकर चाकर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन आरोही, जो कल तक एक बेबस दुल्हन थी, आज उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक फौलादी हिम्मत थी। उसने अपने भाई और पिता को बचाने के लिए गुंडों का सामना किया था और आज वो अपने पति के घर की इज्जत आंच नहीं आने देना चाहती थी। अम्मा, आप सब लोग अंदर बेसमेंट के सेफ रूम में छुप जाइए, जल्दी, आरोही ने चिल्लाकर कहा। लेकिन बहू रानी, तुम हमारे साथ चलो, जानकी अम्मा ने रोते हुए कहा। नहीं अम्मा, मैं रुद्र जी की पत्नी हूं, इस घर की मालकिन हूं, मैं गद्दारों के डर से पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी, आरोही ने दृढ़ता से कहा और उसने जानकी अम्मा और बाकी स्टाफ को सेफ रूम के अंदर भेजकर दरवाजा लॉक कर दिया। तभी हॉल का मुख्य शीशे का दरवाजा टूटकर बिखर गया। 3 नकाबपोश गुंडे हाथों में बंदूकें लिए अंदर दाखिल हुए। ढूंढो उस लड़की को, दिग्विजय भाई का ऑर्डर है, रुद्र के लौटने से पहले उसकी बीवी की लाश तख्ते पर होनी चाहिए, उनका लीडर चिल्लाया। आरोही सीढ़ियों के पीछे छुपी हुई थी। उसकी नजर पास ही रखे एक भारी पीतल के एंटिक शोपीस पर पड़ी। जैसे ही एक गुंडा उसके करीब आया, आरोही ने अपनी पूरी ताकत समेटकर वो भारी शोपीस सीधे उस गुंडे के सिर पर दे मारा। क्रैश! गुंडा चक्कर खाकर फर्श पर गिरा और उसकी बंदूक दूर जा गिरी। लेकिन बाकी के 2 गुंडों ने आवाज सुन ली और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें आरोही की तरफ तान दी। बहुत चर्बी है तुझमें, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं। एक गुंडे ने ट्रिगर पर उंगली दबाई। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, रुद्र जी। शिकारी की एंट्री। धान धान 2 गोलियां चली, लेकिन आरोही को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने खड़े दोनों गुंडों की छाती से खून का फव्वारा छूट रहा था और वो दोनों बेजान होकर फर्श पर गिर पड़े। उनके पीछे मेंशन के टूटे हुए दरवाजे पर रुद्रदेव चौहान खड़ा था। उसके हाथ में एक स्मोकिंग गन, पिस्तौल थी, जिससे अभी अभी गोलियां चली थी। रुद्र की सांसें तेज चल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अपनी पत्नी को खोने का जो डर था, वो अब गुस्से की आग में बदल चुका था। रुद्र ने बंदूक नीचे की और दौड़कर सीधे आरोही के पास आया। उसने बिना कुछ सोचे आरोही को अपनी मजबूत बाहों में भींच लिया। आरोही, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रुद्र की आवाज में पहली बार एक अजीब सी घबराहट और फिक्र थी। आरोही ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसकी बाहों के घेरे में आते ही आरोही का सारा डर गायब हो गया। उसने कहा, मैं ठीक हूं, मुझे पता था आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। रुद्र ने आरोही को खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए फर्श पर पड़े बेहोश गुंडे को देखा जिसे आरोही ने मारा था। लगता है मेरी पत्नी को मेरी सुरक्षा की उतनी जरूरत नहीं है, वो खुद एक शिकारी की तरह लड़ना जानती है। ये सुनकर आरोही के गालों पर हल्की लाली छा गई। एक नई शुरुआत और गहराता सस्पेंस। शाम तक मेंशन के बाहर के सभी हमलावरों को रुद्र की पर्सनल आर्मी ने या तो ढेर कर दिया था या जिंदा दबोच लिया था। पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ड्राइंग रूम में शांति थी।
रघुवेंद्र प्रताप सिंह और कबीर भी आरोही और रुद्र की सलामती की खबर सुनकर वहां पहुंच चुके थे। दामाद जी, आज आपने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, रघुवेंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा। बाबूजी, प्लीज हाथ मत जोड़िए। अब आरोही मेरी पत्नी है और उसका परिवार मेरा अपना परिवार है। एहसान कैसा? रुद्र ने बहुत ही शालीनता से कहा। कबीर ने आगे बढ़कर रुद्र के गले लग गया। जीजू, आप तो सचमुच के सुपरहीरो निकले। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। रात को जब सब चले गए, रुद्र और आरोही अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। रुद्र जी, आरोही ने धीरे से कहा, यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूं। एक भिखारी से लेकर इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रक्षक तक का सफर। क्या वाकई हमारा रिश्ता किस्मत ने तय किया था? रुद्र ने आरोही के हाथ पर अपना हाथ रखा। इस बार उसकी छुअन में एक पति का हक और प्यार था। किस्मत सिर्फ रास्ते बनाती है आरोही, मंजिल हमें खुद चुननी होती है। तुमने उस मंडप में एक भिखारी की मासूमियत चुनी और मैंने आज से अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम चुनी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। जबरदस्ती और नफरत के माहौल से शुरू हुई यह शादी अब धीरे धीरे प्यार के एक बेहद खूबसूरत एहसास में बदलने लगी थी। लेकिन तभी मैंशन के बाहर खड़े विक्रम के पास उसके सैटेलाइट फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। विक्रम ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत भागते हुए रुद्र के पास आया। चीफ, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। रुद्र ने पलटकर देखा। क्या हुआ विक्रम? सर, दिग्विजय, मल्होत्रा और सिंघानिया को जिस पुलिस वैन से जेल ले जाया जा रहा था, उस वैन पर बीच रास्ते में एक अज्ञात और बेहद हाईटेक गैंग ने हमला किया है। वो पुलिस वालों को मारकर दिग्विजय को अपने साथ छुड़ा ले गए हैं। रुद्र की आंखें छोटी हो गई। क्या? किसने छुड़ाया उसे? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। सर, मौके पर जो सिंबल मिला है वो द ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का है। यानी आपके उस पुराने दुश्मन का, जो इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट को चलाता है और जिसके पीछे आप पिछले 3 साल से थे। दिग्विजय उसी का मोहरा था। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गन को वापस अपनी बेल्ट में खोंसा और कहा, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शिकारी का असली शिकार तो अभी बाकी है। क्या द ब्लैक कोबरा रुद्रदेव चौहान के इस नए साम्राज्य को तबाह कर पाएगा? दिग्विजय अब कौन सी नई और खौफनाक चाल चलेगा, और क्या रुद्र अपनी पत्नी आरोही को इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे से सुरक्षित रख पाएगा? कहानी जारी है। एक अनकही दास्तान, भाग 7, द ब्लैक कोबरा का नाम सुनते ही बालकनी में खड़ी आरोही ने महसूस किया कि रुद्र का पूरा शरीर सख्त हो गया था। उसकी आंखों में जो थोड़ी देर पहले एक पति की नरमी थी, वो गायब हो चुकी थी। वहां अब केवल एक ठंडी, जानलेवा और आक्रामक चमक थी। ब्लैक कोबरा। रुद्र ने इस नाम को अपने होठों पर ऐसे चबाया जैसे वो कोई जहर हो। उसे लगा था कि 6 महीने पहले मुझे रास्ते से हटाकर वो भारत के डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर पर कब्जा कर लेगा। दिग्विजय तो सिर्फ उसका एक प्यादा था, जिसे उसने मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। रुद्र जी, ये ब्लैक कोबरा कौन है और इसका आपसे क्या मुकाबला? आरोही ने घबराते हुए रुद्र का हाथ थाम लिया। उसे अपनी जिंदगी में आए इस नए तूफान का अंदाजा होने लगा था। रुद्र ने आरोही के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में लिया और बेहद आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, आरोही, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लड़ाई मेरी और उस अदृश्य दुश्मन की है। मैंने 3 साल तक उसकी पूरी सल्तनत को उखाड़ फेंका था, इसीलिए उसने गद्दारों की मदद से मुझ पर वार किया। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। उसने विक्रम की तरफ रुख किया। विक्रम, पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दो। हमारे जितने भी सेफ हाउस और अंडरग्राउंड इन्फॉर्मर्स हैं, उन्हें एक्टिव करो। मुझे अगले 12 घंटे के अंदर यह पता चलना चाहिए कि दिग्विजय को किस ठिकाने पर छुपाया गया है। यस चीफ। ऑपरेशन कोबरा हंट रीएक्टिवेट कर दिया गया है। विक्रम ने सैल्यूट किया और तुरंत वहां से कमांड सेंटर की तरफ दौड़ पड़ा। कोबरा का ठिकाना और नई साजिश शहर से दूर घने जंगलों के बीच बने एक बेहद आधुनिक और हथियारों से लैस सीक्रेट बंकर में दिग्विजय चौहान बैठा हौंफ रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी पुलिस की कस्टडी से भागने का खौफ और हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। तभी बंकर के अंधेरे कोने से एक भारी, गूंजती हुई और डरावनी आवाज आई। वहां एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिस पर केवल एक काले कोबरा का डिजिटल सिंबल चमक रहा था। स्क्रीन के पीछे से कोई बोल रहा था, दिग्विजय, तुम एक नंबर के बेवकूफ साबित हुए। तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी, इतनी दौलत और पूरे 6 महीने का वक्त दिया था, फिर भी तुम रुद्रदेव चौहान के सामने 1 घंटे भी नहीं टिक पाए। दिग्विजय तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे अंदाजा नहीं था कि रुद्र जिंदा है। और तो और उसकी याददाश्त और आवाज दोनों वापस आ चुकी हैं। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसने मेरे सारे शेयर और बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। रुद्रदेव चौहान को हराना तुम्हारे जैसे कमजोर दिल इंसान के बस की बात नहीं है।
स्क्रीन के पीछे से कोबरा ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन वो भूल गया है कि हर शिकारी की एक कमजोरी होती है, और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वो नई नवेली पत्नी है, आरोही। बॉस, मैंने मैंशन पर हमला करवाया था, लेकिन रुद्र ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लिया, दिग्विजय ने कहा। क्योंकि तुम्हारा तरीका सीधा और बेवकूफाना था। रुद्र को सीधे रास्ते से नहीं बल्कि चक्रव्यूह में फंसाकर मारा जाता है। इस बार वार उसकी पत्नी पर सीधे नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा कि रुद्र खुद उसे हमारे पास लेकर आएगा। जाओ और मेरे नए प्लान पर काम शुरू करो। सुबह की चाय और एक अनजान तोहफा। अगली सुबह चौहान मैंशन का माहौल थोड़ा शांत था। कल रात के हादसे के बाद सुरक्षा को 10 गुना बढ़ा दिया गया था। मैंशन के चारों तरफ लेजर फेंसिंग और मोशन सेंसर्स लगा दिए गए थे। आरोही सुबह जल्दी उठकर रसोई में चली गई थी। वह रुद्र के लिए अपने हाथों से चाय और नाश्ता बनाना चाहती थी। जब वो ट्रे लेकर रुद्र के स्टडी रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र कई बड़ी स्क्रीन के सामने बैठा कुछ कोडिंग और मैप्स देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जिससे साफ था कि वह रात भर सोया नहीं था। आप रात भर जागे हैं? आरोही ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। रुद्र ने आंखें मूंदकर अपनी थकान मिटाने की कोशिश की और मुस्कुराया। इस काम में सोने की आदत छूट जाती है, आरोही, पर इस चाय की खुशबू ने मेरी आधी थकान दूर कर दी। उसने चाय का एक घूंट लिया ही था कि तभी जानकी अम्मा कमरे में आए। उनके हाथ में एक बेहद आलीशान सफेद रंग का बुके, गुलदस्ता और एक छोटा सा लाल लिफाफा था। रुद्र बेटा, बाहर गेट पर कोई यह कुरियर छोड़ गया है। इस पर बहू रानी का नाम लिखा है, जानकी अम्मा ने कहा। रुद्र की आंखें तुरंत संदेहास्पद हो गईं। उसने विक्रम को आवाज देने से पहले खुद उठकर उस बुके को चेक किया। वो कोई बम नहीं था। उसने सावधानी से वह लाल लिफाफा खोला और उसमें से एक कड़क कागज का नोट निकाला। कागज पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, आरोही रुद्रदेव चौहान। चौहान साम्राज्य की नई रानी को शादी की बहुत बहुत बधाई। आपके पति ने कल रात मेरे कुछ मोहरों को जेल भेजा था। आज दोपहर ठीक 2 बजे शहर के सेंट्रल म्यूजियम में एक बहुत बड़ी नीलामी ऑक्शन होने वाली है, जहां कोहिनूर के दौर का एक प्राचीन हार बिकने आ रहा है। अगर रुद्र सचमुच तुमसे प्यार करता है तो वह हार आज तुम्हारी गर्दन में होना चाहिए, वरना तुम्हारे पिता रघुवेंद्र और भाई कबीर की गर्दन नापने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। चॉइस तुम्हारी है, शिकारी की बीवी। द ब्लैक कोबरा पत्र पढ़ते ही आरोही के हाथ से चाय की प्लेट छूटकर फर्श पर गिर गई। उसके पिता और भाई की जान एक बार फिर खतरे में थी। रुद्र ने उस पत्र को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखें गुस्से से सुलग उठी। उसने पत्र को मरोड़कर मुट्ठी में भींच लिया। सेंट्रल म्यूजियम, दोपहर 2 बजे, रुद्र बड़बड़ाया। कोबरा ने मुझे सीधे चुनौती दी है। वो जानता है कि मैं वहां जरूर आऊंगा। आरोही ने रोते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लिया। नहीं रुद्र जी, यह एक जाल है। वह आपको वहां बुलाकर मारना चाहता है। मेरे पापा और कबीर की सुरक्षा। रुद्र ने आरोही को गले से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आरोही, मैंने तुम्हें कल भी कहा था, शिकारी के इलाके में आकर कोई दूसरा शिकार नहीं कर सकता। अगर कोबरा ने म्यूजियम को अपना अखाड़ा चुना है तो आज दोपहर 2 बजे उस म्यूजियम में ब्लैक कोबरा के सिंडिकेट का कफन सिल दिया जाएगा। तुम मेरे साथ चलोगी और वह हार तुम्हारी ही गर्दन की शोभा बढ़ाएगा। क्या रुद्र सेंट्रल म्यूजियम में कोबरा के बिछाए जाल को तोड़ पाएगा? क्या दिग्विजय और कोबरा मिलकर रुद्र को मौत के घाट उतार देंगे? और क्या आरोही इस खतरनाक खेल में रुद्र का असली साथ दे पाएगी? रुद्र की आंखों में दहकती हुई आग देखकर आरोही का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्र के फौलादी इरादों पर पूरा भरोसा हो गया। वो समझ गई थी कि उसका पति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षक है जिसके सामने मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। विक्रम, रुद्र की आवाज पूरे स्टडी रूम में गूंज उठी। विक्रम पलक झपकते ही कमरे के अंदर हाजिर हुआ। जी चीफ। रघुवेंद्र बाबूजी और कबीर के घर के चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडोज का घेरा लगा दो। परिंदा भी उनके घर की तरफ पर मारे तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। उनकी सुरक्षा में 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा सर। उनकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। अब वहां हमारे सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स तैनात रहेंगे, विक्रम ने मुस्तैदी से जवाब दिया। रुद्र ने फिर अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा। दोपहर के 12 बज चुके थे। उसने आरोही की तरफ देखा। आरोही, तैयार हो जाओ। ब्लैक कोबरा ने सोचा है कि वह हमें डराकर इस खेल में पीछे धकेल देगा, लेकिन आज हम उसे दिखाएंगे कि जब एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ मैदान में उतरता है तो खेल के नियम बदल जाते हैं। सेंट्रल म्यूजियम, मौत का अखाड़ा, दोपहर के ठीक 1:45 बजे। शहर का सेंट्रल म्यूजियम इस वक्त देश विदेश के रईसों, बिजनेसमैन और मीडिया के कैमरों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ कड़े सुरक्षा इंतजाम थे, लेकिन इस आलीशान भीड़ के पीछे छिपे असली सच से हर कोई अनजान था। म्यूजियम के अंदरूनी हिस्से में वीआईपी लाउंज की बड़ी स्क्रीन के सामने दिग्विजय चौहान बैठा हुआ था।
उसके साथ ब्लैक कोबरा के वीआईपी शूटर भी सूट पहनकर आम मेहमानों की तरह फैले हुए थे। दिग्विजय, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? स्क्रीन पर कोबरा का वही सिंबल चमका और आवाज गूंजी। हाँ बॉस, मेरे शूटरों ने पूरे म्यूजियम के एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही रुद्र उस प्राचीन हार की बोली लगाने के लिए आगे बढ़ेगा, हमारे स्नाइपर्स उसे सीधे निशाना बनाएंगे। आज इस हॉल से रुद्रदेव चौहान की सिर्फ लाश ही बाहर जाएगी, दिग्विजय ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छे, उसकी बीवी को जिंदा रखना, उसे मैं अपने तरीके से तड़पाना चाहता हूं, कोबरा ने शातिर हंसी हंसते हुए कहा। शिकारी की धमाकेदार एंट्री ठीक दोपहर के 2 बजे, जब नीलामी की शुरुआत होने वाली थी, तभी म्यूजियम के मुख्य हॉल के बड़े दरवाजे खुले। वहां मौजूद सभी कैमरों के फ्लैश एक साथ चमक उठे और पूरे हॉल में एक फुसफुसाहट गूंज गई। रुद्रदेव चौहान अंदर दाखिल हुआ था। ब्लैक फॉर्मल जोधपुरी सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर एक बेहद रॉयल और खौफनाक शांति। लेकिन सबकी नजरें रुद्र से ज्यादा उसके बगल में चल रही आरोही पर टिकी थी। एक बेहद खूबसूरत डार्क ग्रीन सिल्क साड़ी, खुले बाल और माथे पर चमकती हुई लाल बिंदी के साथ वह किसी राजघराने की महारानी की तरह लग रही थी। रुद्र ने बहुत ही गर्व के साथ आरोही का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। उनके पीछे विक्रम और चौहान सिंडिकेट के चुनिंदा गार्ड्स चल रहे थे। लाउंज में बैठे दिग्विजय के पसीने छूट गए। बॉस, रुद्र आ गया। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल बेखौफ होकर आ रहा है। शांत रहो दिग्विजय, उसे आने दो, अपनी मौत के जाल में उसे खुद कदम रखने दो, कोबरा ने आदेश दिया। रुद्र और आरोही को सबसे आगे की वीआईपी रो में सीटें दी गईं। नीलामी करने वाले अधिकारी ने स्टेज पर आकर माइक संभाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष नीलामी की सबसे कीमती और ऐतिहासिक चीज है शाही नूर ए अफरोज हार। कोहिनूर के दौर का ये बेशकीमती हीरों और पन्नों का हार, जिसकी शुरुआती बोली 50 करोड़ रुपए से शुरू होती है। जैसे ही हार के ऊपर से लाल मखमल का कपड़ा हटाया गया, पूरा हॉल उसकी चमक से चौंधिया गया। 50 करोड़, एक विदेशी बिजनेसमैन ने पैडल उठाया। 60 करोड़, दूसरे ने बोली लगाई। 80 करोड़, सिंघानिया के एक करीबी पार्टनर ने आवाज दी। बोली लगातार बढ़ती जा रही थी। दिग्विजय ने अपनी सीट से उठकर पैडल उठाया और चिल्लाया, 1 अरब रुपये। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 1 अरब रुपये बहुत बड़ी रकम थी। दिग्विजय ने घमंड से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा हो कि तुम यह हार कभी नहीं खरीद पाओगे। रुद्र के होठों पर एक हल्की और जानलेवा मुस्कान आई। उसने बिना पैडल उठाए अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में सीधे कहा, 5 अरब रुपये। पूरे म्यूजियम में जैसे भूचाल आ गया। मीडिया के कैमरे सीधे रुद्र पर टिक गए। 5 अरब रुपये। दिग्विजय का गला सूख गया। वो समझ गया कि पैसे की ताकत में वो रुद्र का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। 5 अरब, 1, 5 अरब, 2 और 5 अरब, 3, सोल्ड। यह ऐतिहासिक हार मिस्टर रुद्रदेव चौहान का हुआ। नीलामीकर्ता ने हथौड़ा मारते हुए घोषणा की। चक्रव्यूह का टूटना हार को एक बेहद सुरक्षित शीशे के बॉक्स में रखकर रुद्र के पास लाया गया। रुद्र अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने उस बॉक्स से वो चमचमाता हुआ हार निकाला और बहुत ही प्यार से पूरे हॉल के सामने उसे आरोही की गर्दन में पहना दिया। मैंने कहा था ना आरोही, जो चीज तुम्हें पसंद आ जाए या जो तुम्हारे नाम से मुझे भेजी जाए, वह इस दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती, रुद्र ने धीरे से कहा। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी म्यूजियम के ऊपरी हिस्से की गैलरी से एक लाल लेजर लाइट सीधे रुद्र की छाती पर आकर टिकी। यह एक स्नाइपर की लेजर थी। रुद्र जी, हटिए, आरोही चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि स्नाइपर का ट्रिगर दबता, रुद्र ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। धान धान धान। अचानक म्यूजियम की सभी लाइटें बंद हो गईं और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। चीख पुकार मच गई। लेकिन यह अंधेरा कोबरा के गुंडों के लिए नहीं, बल्कि रुद्र के कमांडोज के लिए एक इशारा था। रुद्र और उसके गार्ड्स पहले से ही नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। अंधेरे के बीच सिर्फ गोलियों की आवाजें और गद्दारों के कराहने की आवाजें आ रही थी। रुद्र ने एक हाथ से आरोही को अपनी ओट में लिया और दूसरे हाथ से अपनी पिस्तौल निकालकर गैलरी में छिपे स्नाइपर को एक ही शॉट में ढेर कर दिया। विक्रम, लाइट ऑन करो और गद्दार को सामने लाओ, रुद्र ने आदेश दिया। जैसे ही लाइटें वापस ऑन हुई, नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कोबरा के जितने भी शूटर हॉल में छिपे थे, वे सब फर्श पर चारों खाने चित पड़े थे। और स्टेज पर विक्रम ने दिग्विजय चौहान के घुटनों पर गोली मारकर उसे वहीं गिरा दिया था। रुद्र धीरे धीरे चलकर स्टेज पर दिग्विजय के पास पहुंचा। उसने दिग्विजय का फोन उठाया, जो अभी भी लाइव वीडियो कॉल पर ब्लैक कोबरा से जुड़ा हुआ था। रुद्र ने फोन के कैमरे को अपने चेहरे के सामने किया और स्क्रीन पर चमक रहे कोबरा के सिंबल को देखते हुए बेहद खौफनाक लहजे में कहा, कोबरा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे जाल में फंसाओगे? यह म्यूजियम तुम्हारा जाल नहीं, बल्कि मेरी बिछाई हुई बिसात थी।
तुम्हारे इस मोहरे दिग्विजय को मैंने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रखा था ताकि वो मुझे तुम्हारे इस सीक्रेट नेटवर्क तक पहुंचा सके। इस वक्त जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी साइबर टीम ने तुम्हारे इस सैटेलाइट फोन को ट्रेस करके तुम्हारे उस अंडरग्राउंड बंकर का सटीक लोकेशन निकाल लिया है। रुद्र की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। अपना कफन तैयार रखना कोबरा, क्योंकि शिकारी अब सीधे तुम्हारी मान में घुसने आ रहा है। स्क्रीन के उस पार से कोबरा की सांसें अटक गईं। उसने पहली बार रुद्रदेव चौहान का असली खौफ महसूस किया था। क्या रुद्र ब्लैक कोबरा के उस सीक्रेट बंकर में घुसकर उसका खात्मा कर पाएगा? क्या दिग्विजय का अंत यही हो जाएगा? और जब इस आखिरी लड़ाई में कोबरा का असली चेहरा सामने आएगा तो रुद्र के सामने कौन सा नया राज खुलेगा? रुद्र के मुंह से यह सुनते ही कि उसका सीक्रेट बंकर ट्रेस हो चुका है, ब्लैक कोबरा ने गुस्से में आकर अपने छोर से सैटेलाइट फोन का कनेक्शन काट दिया। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। स्टेज पर घुटनों के बल बैठा दिग्विजय अपनी जांग से बहते खून को दबाए थर थर कांप रहा था। रुद्र भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे कोबरा ने भड़काया था, वही इस पूरी साजिश के पीछे है। मुझे जान से मत मारो। रुद्र ने अपनी पिस्तौल को वापस अपनी होल्स्टर में डाला और दिग्विजय की तरफ देखा भी नहीं। विक्रम, इसे और इसके बचे हुए गुंडों को ऑफिशियल कस्टडी में डालो। इसकी गद्दारी का हिसाब अब देश का कानून करेगा। मेरे हाथ इसके खून से गंदे होने के लायक नहीं हैं। यस चीफ। विक्रम ने तुरंत अपने कमांडोज को इशारा किया और दिग्विजय को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। रुद्र स्टेज से नीचे उतरा और सीधे आरोही के पास पहुंचा। आरोही के गले में वो 5 अरब का शाही नूर अफरोज हार अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने पति के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। आप ठीक है ना? आरोही ने रुद्र की बांह थामते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं आरोही। कोबरा की यह चाल उल्टी पड़ चुकी है। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी मैंने तोड़ दी है। अब वक्त आ गया है कि उस सांप का सिर हमेशा के लिए कुचल दिया जाए, रुद्र ने कहा। लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक हो सकती है। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, आरोही ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आवाज में एक पत्नी का दृढ़ संकल्प था। रुद्र ने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ। नहीं आरोही, शिकारी जब शिकार पर जाता है तो अपनी सबसे कीमती अमानत को खतरे में नहीं डालता। तुम जानकी अम्मा और पूरे सुरक्षा घेरे के साथ वापस मैंशन जाओगी। मेरा वादा है, सुबह का सूरज उगने से पहले मैं वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मान में धावा रात के ठीक 2 बजे। शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बने ब्लैक कोबरा के उस सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर के ऊपर आसमान अचानक गूंज उठा। घड़ 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 3 ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर्स बंकर के ठीक ऊपर मंडराने लगे। रुद्रदेव चौहान की पर्सनल स्ट्राइक फोर्स के कमांडोज रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे। वहीं जमीनी रास्ते से 6 बख्तरबंद गाड़ियां बंकर के मुख्य स्टील के दरवाजों को तोड़ती हुई अंदर घुस गईं। बंकर के अंदर कोबरा के बचे केजी भाड़े के सैनिकों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन रुद्र के आधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज के सामने वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। रुद्र खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हाथों में असॉल्ट राइफल लिए बंकर के मुख्य हॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार और सटीकता खौफनाक थी। जो भी गुंडा उसके सामने आता वो सीधे मौत के घाट उतर जाता। कोबरा, बाहर निकलो, तुम्हारी सल्तनत का अंत हो चुका है। रुद्र की आवाज उस बंकर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वह आगे बढ़ते हुए बंकर के सबसे सुरक्षित और आखिरी कमांड रूम के अंदर दाखिल हुआ। वहां चारों तरफ सवर चल रहे थे, लेकिन मुख्य कुर्सी खाली थी। तभी कमरे के दूसरे कोने के एक गुप्त रास्ते से किसी के भागने के कदमों की आवाज आई। रुद्र ने बिना वक्त गंवाए उस गुप्त रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। कोबरा का असली चेहरा वो गुप्त रास्ता सीधे जंगल के बीच बने एक छिपे हुए हेलीपैड पर खुलता था, जहां एक छोटा चॉपर हेलीकॉप्टर स्टॉट पोजीशन में खड़ा था। एक शख्स ब्लैक ओवरकोट पहने, चेहरा ढके हुए उस हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा था। रुद्र ने एक सटीक शॉट हवा में दागा। गोली हेलीकॉप्टर के ब्लेड से टकराई और चिंगारियां उठी। भागता हुआ शख्स वहीं रुक गया। बहुत दौड़ लिए कोबरा, अब मुड़ो और अपना वो चेहरा दिखाओ जिसके पीछे छिपकर तुमने 6 महीने पहले मेरी पीठ पर वार किया था, रुद्र ने अपनी राइफल सीधे उस पर तानते हुए कहा। वो शख्स धीरे धीरे मुड़ा। उसने अपने चेहरे से वो नकाब हटाया। जैसे ही हेलीपैड की फ्लडलाइट्स की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, रुद्र के कदमों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसकी राइफल की नली थोड़ी सी नीचे झुक गई। तुम? रुद्र के मुंह से केवल यही शब्द निकला। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि रुद्र का सबसे भरोसेमंद सीनियर और देश की नेशनल डिफेंस काउंसिल का पूर्व सेक्रेटरी राघवेंद्र सिंह था। वो इंसान जिसे रुद्र अपने पिता समान मानता था और जिसने रुद्र को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की थी। हाँ रुद्र, मैं। राघवेंद्र के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक शातिर मुस्कान थी। हैरान हो गए ना? तुम्हें क्या लगा था दिग्विजय जैसा डरपोक लड़का तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट प्लान कर सकता था? नहीं, दिमाग मेरा था, मोहरे वो सब थे। क्यों? मैंने तो आपको हमेशा सम्मान दिया।
फिर आपने इस देश की सुरक्षा और मेरे साथ गद्दारी क्यों की? रुद्र की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक गहरा दर्द था। सम्मान से पेट नहीं भरता रुद्र, राघवेंद्र चिल्लाया। चौहान सिंडिकेट के पास जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अरबों डॉलर के हैं। तुमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचने से मना कर दिया था। तुम मेरे और मेरी दौलत के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके थे, इसीलिए तुम्हें मारना जरूरी था। राघवेंद्र ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां जीत कर आए हो? इस पूरे बंकर के नीचे मैंने आरडीएक्स प्लांट कर रखा है। जैसे ही मैं इस चॉपर में बैठूंगा, ये बटन दबा दूंगा और तुम अपने इन कमांडोज के साथ इसी जंगल में राख बन जाओगे। राघवेंद्र हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलने के लिए पीछे मुड़ा। शिकारी का आखिरी शॉट, राघवेंद्र साहब। रुद्र की आवाज में अब कोई दर्द नहीं था, केवल एक शिकारी की अंतिम क्रूरता थी। आप भूल गए कि आपने ही मुझे सिखाया था, दुश्मन को कभी भी अपनी चाल पूरी करने का मौका मत दो। इससे पहले कि राघवेंद्र रिमोट का बटन दबा पाता, रुद्र ने बिजली की फुर्ती से अपनी राइफल उठाई और एक के बाद एक 3 शॉट दागे। धान धान धान। पहली गोली राघवेंद्र के हाथ पर लगी, जिससे रिमोट छूटकर दूर जा गिरा। दूसरी और तीसरी गोली सीधे उसकी छाती के पार निकल गई। राघवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़खड़ाते हुए हेलीपैड के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। रुद्र उसके पास गया और रिमोट को अपने पैर से कुचलकर तोड़ दिया। उसने राघवेंद्र की तरफ देखा और कहा, गद्दारों की सजा केवल मौत होती है। राघवेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। द ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था। एक नया सवेरा अगली सुबह, जब सूरज की पहली लाल किरणें चौहान मैंशन के लॉन पर पड़ी, तो मुख्य गेट से रुद्र की काली एसयूवी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। आरोही पूरी रात नहीं सोई थी। वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठी लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया, आरोही अपनी जगह से उठी और दौड़कर सीधे उसके गले लग गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहें में समेट लिया। इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक जंग जीतने की शांति थी। सब कुछ खत्म हो गया आरोही, अब कोई खतरा नहीं है, रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरोही ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे। मुझे पता था, मेरा पति हमेशा जीत कर लौटता है। तभी जानकी अम्मा आरती की थाली लेकर आए। चलो, अब सब ठीक हो गया है। बहू रानी, अब अपने पति की आरती उतारो और इस घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आरोही ने बहुत ही प्यार से रुद्र की आरती उतारी और उसके माथे पर तिलक लगाया। जबरदस्ती के मंडप, एक भिखारी के फटे कपड़ों और नफरत के माहौल से शुरू हुआ ये सफर आज देश के सबसे बड़े रक्षक और उसकी वफादार पत्नी के अटूट प्यार की दास्तान बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए कल की ओर कदम बढ़ा दिए। क्या रुद्र और आरोही की जिंदगी में अब केवल खुशियां होंगी? क्या अतीत का कोई और राज अभी भी छिपा हुआ है? कहानी जारी है। शिकारी, एक अनकही दास्तान, भाग 10। चौहान मैंशन में अब एक ऐसी सुबह आई थी जिसकी हवाओं में डर नहीं, बल्कि सुकून और अपनेपन की महक थी। द ब्लैक कोबरा उर्फ राघवेंद्र सिंह का अंत हो चुका था और दिग्विजय सलाखों के पीछे अपनी गद्दारी की सजा काट रहा था। पूरा शहर अब रुद्रदेव चौहान के इस खौफनाक और जानबाज रूप से वाकिफ हो चुका था। नाश्ते की टेबल पर आज पूरा परिवार इकट्ठा था। रघुवेंद्र प्रताप सिंह और कबीर भी मैंशन आए हुए थे। कबीर, जो कल तक सहमा हुआ रहता था, आज रुद्र के बगल में बैठकर बड़े चाव से ऑमलेट खा रहा था। दामाद जी, आज पूरा शहर सिर्फ आपके ही गुणगान गा रहा है। न्यूज चैनलों पर कल रात के उस सीक्रेट ऑपरेशन की ही चर्चा है, रघुवेंद्र जी ने गर्व से कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया। बाबूजी, ये सब तो मेरी ड्यूटी का एक हिस्सा था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। उसने तिरछी नजरों से आरोही को देखा, जो उसे ही निहार रही थी। अरे वाह दीदी, जीजू के आते ही तुम्हारी आंखों के आंसू तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। कबीर ने चुटकी ली। कबीर, तू चुप कर और अपना नाश्ता कर, आरोही ने शर्माते हुए कबीर को डांटा, जिससे पूरी टेबल पर हंसी का माहौल बन गया। रघुवेंद्र जी और कबीर के जाने के बाद रुद्र अपने स्टडी रूम में जाने लगा। तभी आरोही ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना रुद्र जी? अब तो आपको रात रात भर जाकर बंदूकों और स्क्रीन्स के बीच नहीं बिताना पड़ेगा। आरोही की आवाज में एक पत्नी की चिंता और चाहत दोनों थी। रुद्र घूमा और उसने आरोही की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। अब इस शिकारी का सबसे बड़ा और इकलौता काम सिर्फ अपनी पत्नी का ख्याल रखना है। लेकिन रुद्र के चेहरे पर एक नटखट मुस्कान आई। हमारी शादी जिस माहौल में हुई थी, उसमें मुझे तुम्हें एक ढंग की डेट पर ले जाने का मौका नहीं मिला। तो क्या आज शाम चौहान साम्राज्य की रानी मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराकर अपनी सहमति में सिर हिला दिया।
शाम की वो हसीन रात, शाम के 8 बजे शहर के सबसे महंगे सस्पेंशन रेस्तरां को रुद्र ने पूरी तरह से प्राइवेट बुक करवा रखा था। चारों तरफ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और बैकग्राउंड में गिटार की धुन बज रही थी। आरोही एक बेहद खूबसूरत वाइन रेड कलर के गाउन में आई थी। रुद्र ब्लैक टक्सीडो सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। दोनों ने डिनर किया, बातें की और पहली बार एक दूसरे के बचपन, खुशियों और सपनों को जाना। रुद्र जी, आरोही ने वाइन का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, जब मैंने पहली बार आपको उस मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था, जब भैरव के गुंडे आपको पीट रहे थे, तब मुझे आपके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी बेबसी दिखी थी। आज जब मैं आपकी इस विशाल दुनिया को देखती हूं तो मुझे यकीन नहीं होता। आरोही, उस वक्त भले ही मेरी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन जब भैरव ने तुम्हारे भाई के गले पर चाकू रखा तो मेरे अंदर के रक्षक ने मुझसे कहा कि मुझे खड़ा होना होगा। भले ही मेरे कपड़े फटे थे, लेकिन मेरा जमीर जिंदा था। तुमने एक भिखारी का सम्मान किया और उस सम्मान ने ही इस शिकारी को दोबारा जिंदा किया है, रुद्र ने भावुक होकर कहा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और रेस्तरां की खुली बालकनी की तरफ बढ़े, जहां से पूरे शहर की लाइटें किसी तारों भरे आसमान जैसी दिख रही थी। रुद्र ने धीरे से आरोही के करीब आकर उसके होठों पर अपनी पहली छुअन दी। वो एक बेहद पवित्र और प्यार भरा पल था। जबरदस्ती की शादी अब पूरी तरह से दो रूहों के मिलन में तब्दील हो चुकी थी। एक नया तूफान। रात के करीब 11 बजे जब रुद्र और आरोही वापस चौहान मैंशन लौटे तो मैंशन का माहौल थोड़ा अजीब था। विक्रम हॉल में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके हाथ में एक सील्ड ब्लैक बॉक्स था। रुद्र को अंदर आते देख विक्रम तुरंत आगे बढ़ा। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर रुद्र समझ गया कि कुछ अप्रिय हुआ है। क्या बात है विक्रम, इस वक्त तुम यहां? रुद्र ने पूछा। चीफ, एक बहुत ही अजीब पार्सल आया है। इसे कोई कुरियर वाला नहीं देकर गया, बल्कि यह हमारे मैंशन की हाई टेक लेजर फेंसिंग के ठीक अंदर लॉन के बीचों बीच पड़ा हुआ मिला। हमारी सुरक्षा टीम को भनक तक नहीं लगी कि इसे वहां किसने और कैसे फेंका, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा। रुद्र की भुएं तन गई। उसकी लेजर फेंसिंग को भेदकर कोई अंदर पार्सल छोड़ जाए, यह नामुमकिन था। उसने आरोही को अपने पीछे किया और दस्ताने पहनकर उस ब्लैक बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर कोई बम नहीं था। उसके अंदर केवल दो चीजें थी। एक पुरानी खून से सनी हुई सोने की अंगूठी जिस पर सी का लोगो बना हुआ था। एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। रुद्र ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ और हैरानी आई जो कोबरा के सामने भी नहीं आई थी। तस्वीर में दो छोटे बच्चे गले में हाथ डाले खड़े थे। एक खुद छोटा रुद्र था और दूसरा उसका सगा बड़ा भाई आदित्य देव चौहान, जिसे पूरे 10 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मृत घोषित कर दिया गया था। उस तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट लिखा था, छोटे भाई रुद्र। तुम्हें क्या लगा कि चौहान सिंडिकेट का असली वारिस इतनी आसानी से मर सकता है? कोबरा तो बस मेरी शतरंज का एक प्यादा था जिसे मैंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था। तुमने अच्छा खेल खेला। अब असली शिकारी के लौटने का वक्त हो गया है। बहुत जल्द आ रहा हूं अपना साम्राज्य और अपनी रानी वापस लेने। तुम्हारा बड़ा भाई आदित्य। नोट पढ़ते ही रुद्र के हाथ से वो तस्वीर छूटकर गिर गई। जिस भाई की मौत का शोक उसने 10 साल तक मनाया था, वो जिंदा था और वो कोबरा का भी बॉस था। सबसे बड़ी बात, उसकी नजर न सिर्फ रुद्र के साम्राज्य पर थी, बल्कि उसने आरोही को अपनी रानी कहा था। आरोही ने उस तस्वीर को उठाया और नोट पढ़ा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। रुद्र जी, यह क्या है? आपका भाई जिंदा है और वह हमसे बदला लेना चाहता है। रुद्र ने हवा में मुक्का मारा। उसकी आंखों में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा जटिल गुस्सा उबलने लगा था। आदित्य, अगर तुम जिंदा हो तो तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा भाई कभी गद्दारों का साथ नहीं दे सकता। और रही बात मेरे साम्राज्य और मेरी पत्नी की, तो इसके लिए तुम्हें रुद्रदेव चौहान के मरे हुए शरीर से गुजरना होगा। क्या रुद्र का सगा बड़ा भाई वाकई जिंदा है और वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है? दिग्विजय और कोबरा सिर्फ उसके मोहरे थे? क्या आदित्य अपनी ही जमीन पर लौटकर रुद्र और आरोही की जिंदगी में तबाही मचा देगा?